ग्लाइकोलिसिस क्या है? अपनी 10 स्टेप की प्रोसेस थी। 10 स्टेप में क्या चल रहा था? वहां पे ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज कर, वो ग्लूकोज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है फोटोसिंथेसिस में, एंड देन हर्बीवोर से कार्निवोर एक पूरी फूड चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके किसी एनिमल तक या किसी प्लांट के अंदर जो स्टोरेज है उसमें, स्टोरेज में वो जब सेल तक पहुंचेगा, सेल में उसका ऑक्सीडेशन होगा, सेल में वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो साइटोसोल में इसका पहला ऑक्सीडेशन होगा, एंड वहां पे जो प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली आपकी 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस में 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए थे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? 10 स्टेप प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है कि एटीपी आप कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट 5 स्टेप जो होती है वो होती है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेशन हुआ है इसमें, क्लियर? जहां तक आपने एटीपी को यूज किया तो स्टेप याद रखो, एटीपी कहाँ यूज हो रहा है और किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो रहा है, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? कौन सी फेज है सेकेंड? सोच के बताओ जरा। सेकेंड में हमने क्या किया? एटीपी का फॉर्मेशन, तो क्या बोले उसको? प्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज हो गई, एंड दूसरी सिंपल प्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो 5 स्टेप जहां तक आपका एटीपी यूज हो रहा था दैट इज प्रिपरेटरी फेज, एंड रेस्ट वन जब आप एटीपी को निकालने लगे 1 2 3 4 5 दिस ऑल आर द प्रोडक्टिव फेज, क्योंकि आपको 6 स्टेप से 10 स्टेप के मतलब 10 लास्ट स्टेप में एंड 6 स्टेप में एटीपी के मॉलिक्यूल मिल रहा। क्लियर है यहाँ तक? पैरेलली आपको एक मॉलिक्यूल और मिला था, कौन सा मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल और क्या मिला है? पाथवे के बियॉन्ड में देखो कुछ चल रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हमने बताया कि वो एनर्जी वहां से हम इनटेक कर लेंगे। मॉलिक्यूल जिससे एनर्जी लेना है, डाइट्रॉक्सी एसीटोन तो वापस आ गया ना ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म में, NADH डॉट H, इसको इक्विवेलेंट बताया मैंने 3 ATP मॉलिक्यूल के। क्लियर? ये 3 ATP मॉलिक्यूल आपको तब मिलेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा, वहां इससे निकलेगा। तो हमें अगर हम बात करें यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस हुई है, दिस इज, अगर हम इसे समराइज करें तो ये क्या है? पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ है, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। CO2 निकला है क्या इसमें? CO2 नहीं निकला है अभी, तो हम पार्शियल ब्रेकडाउन बोल सकते हैं इसको। 6 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया था, एंड नाउ वी हैव पायरुविक एसिड विच कंटेन 3 कार्बन। ठीक है, और 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। प्रिपरेटरी फेज में जो रिएक्शन चले थे वो सिंगल सिंगल चले थे। समराइज कर रहे हैं, इसलिए हर एक पॉइंट MCQ हम बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जब आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिएक्शन आगे बढ़ा है तो वो रिएक्शन क्या है? 2 2 डबल डबल चल रहा है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आपका जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, दैट एटीपी क्योंकि आपने इस फॉस्फेट को निकाला है, सबस्ट्रेट के फॉस्फेट को निकाल के एडीपी में ऐड कर दिया और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। इज इट क्लियर? तो फॉस्फोराइलेशन कैसा है? सबस्ट्रेट लेवल का। अगेन आपको ये हेल्प करेगा कि उस मॉलिक्यूल को आप क्या बोल सकते हो, वो मॉलिक्यूल वही होगा जिसके पास फॉस्फेट होगा। तो आपका कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं होगा जिससे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ होगा जिसके पास वो फॉस्फेट नहीं है। मतलब जस्ट सपोज ग्लूकोज के बाद एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। क्लियर? लास्ट में आप देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, एंड इसके पास भी फॉस्फो ग्रुप है, और आप फाइनली पायरुविक एसिड बना रहे हो और इसमें फॉस्फो ग्रुप नहीं है। इट मीन्स कि एक एटीपी आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा। इज इट क्लियर? कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस समझना है। और ये क्योंकि सबस्ट्रेट से एक रिएक्शन चल रहा है और सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को ले लिया इसने, साइटोप्लाज्म से नहीं लिया। क्लियर है बेटा?
तो जो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा वो कैसा रहेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइज। क्लियर। एंजाइम के नेम सबने नोट डाउन कर लिए होंगे, 10 एंजाइम्स आपको याद रहने चाहिए कहाँ कहाँ है। अब हम ये जब आओगे 17 को तब हम बात करेंगे। नाउ एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं। एटीपी इज यूटिलाइज एट टू स्टेप। फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट या बेस फॉस्फेट। अब हमें ध्यान रखना है कि जहां पे फॉस्फेट का नंबर बढ़ रहा होगा या सबस्ट्रेट के अंदर फॉस्फेट आ रहा होगा, वो स्टेप होंगे जहां पे आपने एटीपी को यूज किया होगा। क्लियर है। एक और हो सकता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आया था, तो ध्यान रखना है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और इसको हमें आइसोमर करके आइसोमराइजेशन रिएक्शन से कन्वर्ट करना होगा। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH plus H plus is formed from NAD plus, ठीक है। दिस इज व्हेन 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PgAl is converted to 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देख चुके हैं ये सब हम लोग। Two redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PgAl. That's why it is dehydrogenation reaction. एंजाइम जो थी वो डिहाइड्रोजनेज कैटेगरी की थी एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस। और यहाँ क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो जाएगा किस चीज का, NAD प्लस का। PgAl इज ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिडॉक्स मीटर। ध्यान रखना, ठीक है। PgAl मार्क कर लेना, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पूरा पाथवे ही है, एनसीईआरटी पूरी आपकी मार्क्स होने चाहिए, इसको हम नहीं बताएंगे कि यहाँ करो वहां करो। PgAl is oxidized and with inorganic phosphate, inorganic phosphate यहाँ एंटर हो रहा है to get converted into BPGA, white phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP and first step ये हो जाएगा जहां पे आपको पहली बार ATP मिला। ठीक है। अब आप मार्किंग करते वक्त ध्यान रखो, फिर से वही बात हम बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट अलग मार्क करना, प्रोडक्ट को अलग मार्क करना। ठीक है। एंजाइम अगर नाम नहीं दिया है तो आपको वहां पे एंजाइम, आप एनसीईआरटी में भी पेंसिल से हर स्टेप पे एंजाइम का नाम लिखो, पेन से लिखो और उसको मार्क करके। ठीक है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये डायरेक्ट एटीपी बन रहा है आपका, इसको ईटीएस में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो जो सब हम बता रहे हैं। Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid। और ये प्रोसेस सब क्या है, ऑक्सीडेशन का। एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो आपका एसिड बनेगा, एसिड में भी और ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका फाइनली पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। ठीक है। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो इन सारी प्रोसेस का पर्पस क्या है, हमें एनर्जी फॉर्मेशन करना है। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको इनडायरेक्ट को देख के, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने यूज हो रहे हैं, फिर वो आपको कंडीशन दे सकता है कि 2 मॉलिक्यूल एंटर किए तो कितने एटीपी होंगे, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट काम करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना, या वो बोले कि 4 बार ग्लाइकोसिलेसिस हो गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीपी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। या उसने बोल दिया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीपी। या वो बोल दे कि फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीपी। आपको जो नंबर वाली चीजें है ना, जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में एकदम सबको समझ में आ गई थी, कुछ रटना नहीं पड़ा, वैसे यहाँ पे भी पूरा समझ के चलना है। कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली, वर्ड को अंडरलाइन करो, डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आंसर इज 4। सिर्फ सिंथेसाइज का पूछा है। इज इट क्लियर। सिंथेसिस का पूछा है इसलिए 4।
नाउ क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ एटीपी? व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस? नेट गेन. कैसे बेटा? तो यूज भी तो हो रहा है, तो यूज भी तो हो रहा है, उसको माइनस करो. नेट वर्ड आया मतलब इस रिएक्शन से आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं टोटल. तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एटीपी को यूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म में एटीपी तो 2 कम हो गए, और तो जो आपने 4 एटीपी बनाए उसमें से वो बैलेंस कर गए. पहले का जो एटीपी वहां पे प्रेजेंट है उसमें से 2 जो चले गए, उसी को आप ये 4 में से 2 दे दोगे तो साइटोप्लाज्म में, तो नेट आपके पास कितना होगा? 2. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको मतलब कहते हैं ना मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में बैठनी चाहिए. अब ये जो पायरुविक एसिड बना है इसका क्या होगा? क्लियर? तो इसको बोलते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड या फेट ऑफ पायरुविक आयन. थ्योरी में ही चल रहे हैं हम लोग, इसलिए वहां पे तुम मार्क करके रखो कि एनसीईआरटी में पायरुविक एसिड बनने के बाद कहां से फेट ऑफ पायरुविक एसिड स्टार्ट हो गया. हेडिंग नहीं है वहां पे, ठीक है बेटा? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, लेकिन आपको हेडिंग नहीं समझ में आएगा, वो ग्लाइकोलिसिस के कंटिन्यूएशन में ही है. एक बोर्ड में लिखा होगा, क्वेश्चन पूछा होगा कि कैलकुलेट द एटीपी मॉलिक्यूल, उसके बाद होगा आगे आपकी थ्योरी. ठीक है? अब एकदम अटेंटिव होकर सुनो, अभी तक तो रिवाइज चल रहा था. पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द की प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट की बात नहीं, की प्रोडक्ट जो आपको फाइनली मिल रहा है, दैट इज द पायरुविक एसिड. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2. क्लियर? व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? ठीक है? व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड. एकदम अंडरलाइन कर लो. सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऑर्गेनिज्म है, कौन सी सेल है, उस पर डिपेंड करेगा कि इस पायरुविक एसिड का क्या होगा. इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, समझ में आया? दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड, मतलब एक एनिमल के अंदर भी पायरुविक एसिड के फेट अलग अलग हो सकते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं हो रहा है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा भी वो यहाँ पे कुछ कर सकता है जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी. इज इट क्लियर? अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है. हमें भी नहीं जानना कि क्या क्या हो सकता है, वो लास्ट वाले पोर्शन में एकदम आएंगे जब सब बन जाए. क्लियर है? समझ में आया? देयर आर 3 मेजर, ये मेजर, इसके अलावा भी हो सकता है. 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. 3 ब्रॉड वे हैं जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनिल्स पायरुविक एसिड के मेजर पाथवेज में जा सकते हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्म हो जाए, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था. सेकेंड है अल्कोहल. बोथ आर द टाइप ऑफ एनारोबिक. क्लियर? इज इट क्लियर? ऑर्गेनिज के अंदर भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड अपने मसल्स में भी होता है. लैक्टिक एसिड जो हम जनरल से चीज बता रहे थे, बाद में बात करेंगे. जब मसल्स हम मूव कर रहे हैं, तो अगर हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम थके थके से क्यों फील होता है, पेन से क्यों फील होता है? इट इज जस्ट बिकॉज कि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हमारे मसल्स के बीच में हो गया है और वहां ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई. ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो वहां पे रेस्पिरेशन की जगह लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया. क्लियर? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ तो वो डिपॉजिट होने की वजह से हम लोग के बॉडी में फैटिकनेस आ जाती है, थका थका सा फील होता है. फिर देखो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, आपके अंदर का लैक्टिक एसिड यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके भी मल्टीपल पाथवेज वो यूज हो जाए, वो यूज हो गया तो आप एनर्जाइज फिर से फील कर. ठीक है? पहले ही आपने कुछ फूड लिया तो उसका भी रोल है वहां पे, क्योंकि दोबारा से आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अदरवाइज आप थोड़ा सा आराम करते हो तो फिर से आपके मसल्स प्रिपेयर हो जाते. ठीक है? इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब कोई
एक्सरसाइज कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, ठीक है, स्कीपिंग करती है गर्ल्स, स्कीपिंग कर रहे हो, तो उस टाइम फील कर सकते हो। और ये सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिलेट कराएंगे। अभी बस इतना जानना है कि एनिमल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो स्टमक में होता है। दूसरा, मस्कुलर एक्शन की वजह से बॉडी के मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट बेवरेजेस वगैरह बनाएगा तो वहां पे क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, स्पर्जिलस कर सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आप देखोगे आगे क्रेब साइकिल वाला पोर्शन जिसमें ऑक्सीजन एंटर करेगा, दैट इज एरोबिक। मीन्स जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था ग्लूकोज का, उसका फुल्ली ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी तक आपको CO2 मिला ही नहीं और आपने ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 और वाटर को यूज किया था। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना, ये जो वाटर फॉर्म हुआ था दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। वाटर जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म हुआ है, रिएक्शन से बना है, मीन्स कि ये किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बना है। तो ये हमारा पीने वाला पानी या हमारा प्लांट है उसने एब्जॉर्ब किया है वो वाला पानी, या कुछ भी अदर नहीं है, ये क्या है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होने से वाटर का बनना हुआ है। ठीक है, हमने उसमें क्या किया था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, उससे क्या रिलीज हुआ था, ऑक्सीजन। तो वो वाला वाटर हमारा कब बनेगा, कब बनेगा, रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब एंटर कर जाएगा तब हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाला रिएक्शन होगा, एंड दिस इज मेटाबॉलिक एंड दैट इज आल्सो मेटाबॉलिक। क्लियर? तो बॉडी के अंदर वो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, हमने नहीं इनटेक किया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, फिगर में ही मेटाबॉलिक वाटर रह गए। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक दोनों क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, एंड फर्मेंटेशन वर्ड आपको पहले दो के आगे दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ठीक है, पायरुविक एसिड जो हमको ग्लाइकोलिसिस में मिला उसका हम फ्यूचर देख रहे हैं कि वो भी कहाँ कहाँ घूम सकता है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O. However, organisms adopt Krebs cycle, which is also called aerobic respiration. जो बोला मैंने वही लिखा हुआ है। This requires oxygen supply. ठीक है, ऑक्सीजन के आते ही जो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लास्ट कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन एंटर करेगा, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेगा और प्रोटॉन लेगा, वहां पे वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट एंड देन वाटर को फॉर्म कर देगा जो भी वहां पे अवेलेबल है। जैसे आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था उसका जस्ट रिवर्स वाला रिएक्शन वहां होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे ETS के लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम अगर केमिकली देखो यहाँ पे तो सिंपल कुछ चीजें बता रही हूँ, एकदम अटेंटिव होके सुनना। पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, एल्डिहाइड अल्कोहल के पास कितने कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड के पास CO2 किस में निकलेगा, कार्बन कहाँ कम हुए, कार्बन किस प्रोसेस में कम हुआ, एनारोबिक की किस प्रोसेस में, दोनों एनारोबिक, अल्कोहल फॉर्मेशन। तो एकदम ध्यान से, अब ये किसी को भूलना नहीं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें CO2 निकलेगा। लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलेगा। इसकी कॉमन सी चीज दिमाग में बैठा लो, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, आगे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें भी 3 कार्बन, तो C निकला ही नहीं। ठीक, वो थ्योरी में घुमा के लिखा होगा खूब कॉम्प्लिकेट तरीके से और क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेट आता है, बट सिंपल सी चीज है, CO2 निकला मतलब कार्बन कम हुआ। अल्कोहल में 2, एथाइल अल्कोहल अगर हम बोले तो 2, ठीक है, मेथाइल अल्कोहल बोले तो 1, प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे तो 3। इस तरीके से आपको पता है कार्बन का आईयूपीएसी नेम देखे होगे वहां पे ऐड किया, तो 2 कार्बन है, इथेनॉल वर्ड यूज किया है यहाँ पे, मतलब ये एथाइल अल्कोहल है। ठीक, और 2 कार्बन हुआ है, इसका मतलब CO2 एक निकला है। ठीक, अब हम दोनों अलग अलग तरीके से फर्मेंटेशन को देख रहे हैं, अभी इसको आपको बाद में अभी कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर?
तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ये वाला प्रोसेस हमें बाद में देखना है एरोबिक। आज हम इस पे फोकस करेंगे और दोनों प्रोसेस खत्म करेंगे, छोटी छोटी प्रोसेस। इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, या याद रखना दोनों नहीं हो सकता है, या तो इथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड। क्लियर? तो फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, ईस्ट इज अ, फटाफट लिखो वहां पे, यूनिसेलुलर फंजाई। कई जगह आपको इसके नाम आएंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से लेके आपने जब फंजाई पढ़ा है वहां पे भी आपने नाम बात की थी। कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जांपल पूछता है, वहां पे भी ईस्ट आएगा। ठीक है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इसका साइंटिफिक नेम है। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बाय ईस्ट, ईस्ट के केस में हम देख रहे हैं, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर anaerobic condition by sets of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. सिंपल सा रिएक्शन, इसका समरी क्या है? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जब ईस्ट है, अभी आगे है चार्ट, हम तुम लोग मत नोट डाउन करो, बस समझो। पायरुविक एसिड ईस्ट है तो क्या बना दिया इसने? एथेनॉल प्लस CO2। Is it clear? The enzyme pyruvic acid decarboxylase. अरे चलो, CO2 निकला तो कौन सा एंजाइम आएगा? डीकार्बोक्सिलेज। प्रोसेस क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। किससे निकाला हमने? पायरुविक एसिड से। टोटल एंजाइम क्या हो गया? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। इज इट क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये 2 स्टेप प्रोसेस है बेटा, अभी देखते हैं डिटेल में। डिहाइड्रोजिनेज आया मतलब किसको निकाल दें? हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल दें। क्लियर? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द रिएक्शन। एक CO2 निकाल रहा है, माइनस CO2 लिखो, एक माइनस H प्लस। हाइड्रोजन कभी H नहीं लिखता है, ये हैबिट में ले। क्लियर? H कभी नहीं होता, हाइड्रोजन के साथ हमेशा प्लस मार्क लगाना चाहिए। The enzyme pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase, 2 एंजाइम आ रहे हैं तो स्टेप कितनी हो गई? 2। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस रहेगी। अदर ऑर्गेनिज लाइक सम बैक्टीरिया, तो ये बात कर दिया यहाँ पे इसने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। नाउ अदर ऑर्गेनिज लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। द स्टेप्स इनवर्ड आर शोन इन फिगर 14.2। आई थिंक बस इतना ही है क्या? क्लियर? देखते हैं आगे क्या लिखा है। उसके पहले कुछ चीजें फिर से देखो। ग्लूकोज, ग्लूकोज के पायरुवेट। अब यहाँ पे थर्ड लाइन में तुम्हें कुछ ऑर्गेनिज भी हो। ऑर्गेनिज में क्या है? अस्परजिलस नाइजर या अस्परजिलस, वो अगर करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो बना देता है सोया सॉस। घर में सबने यूज किया। ठीक है, इंडस्ट्रियली सोया सॉस को प्रोड्यूस करने के लिए हम अस्परजिलस नाइजर को यूज करें। सेकेंड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आया लैक्टिक एसिड का, जिसको हम दूध के प्रोडक्ट में देख सकते हैं, दही, चीज, योगर्ट, इनके फॉर्मेशन के लिए जो कि CO2 के इवॉल्व होने से प्रोसेस होती है। दैट्स व्हाई वहां पे आपको पूरा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर आपका 12th में वहां। नाउ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या सैक्रोमाइसिस, दिस इज दिस इस जाएगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे। ये तीनों आपको आगे है ही, पढ़ना ही है। अभी आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रिएक्शन यहाँ पे देखना है, इसलिए ये 3 ऑर्गेनिज्म आपको ब्रॉडली याद होने चाहिए। अस्परजिलस करेगा तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। लैक्टोबैसिलस करेगा तो नाम इंडिकेट कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करेगा एंड रॉडशेप बैक्टीरिया है, और ये आपका CO2 को इवॉल्व करेगा एंड वहां पे पैरेलली आपका चीज और योगर्ट, और फिर वहां पे मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं। CO2 का इवोल्यूशन दूसरी प्रोसेस बेसिकली इससे नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा वहां जो प्रोसेस कर रहा है उसकी वजह से होगा, उसको हम बताएंगे बाद में। देन आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, तो इथेनॉल बना सकता है जो अल्कोहल सबस्ट्रेट होगा। ब्रेड के फॉर्मेशन में अगेन, ब्रेड में भी आप देखो तो पोरस स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, वो फर्मेंट करने के बाद वहां से CO2 रिलीज हुई है, दैट्स व्हाई वो ग्रुप्स जो आपको दिखते हैं से वैसे स्ट्रक्चर बने।
वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी में। इन बोथ द लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। अब कोई ऐसी बहुत ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी नहीं हो। क्लियर? लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज ग्लूकोज इज रिलीज। जो आपने 673 देखा था ग्लूकोज की एनर्जी कंबशन के टाइम रिलेट करते थे, उसमें से सिर्फ 7% एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। मतलब आपने तो पूरी एनर्जी आप इस प्रोसेस से निकाल ही नहीं पा रहे हो। ऑल्दो ऊपर लिख लो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि बहुत एफिशिएंट है, उसमें भी 40 to 42% एनर्जी ही ट्रैक हो पाती है। तो मैक्सिमम जो ट्रैक करने की एनर्जी है या मैक्सिमम आप ग्लूकोज से एनर्जी हार्वेस्ट करते हो वो भी क्या होती है 40 to 42%। बाकी कहाँ गई? इन्वायरमेंट में, बताया था मैंने, सराउंडिंग में हो जाती है रिलीज। लेस देन 7%, अब ये डेटा है कि आपको स्टार मार्क करके रखना है, of the energy in glucose is released and not all of it is trapped। 7% तो रिलीज हो रही है और वो भी पूरी ट्रैप नहीं हो रही है। क्लियर? एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, लॉस है एडर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस। अब देखो बेटा एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बताते हैं रिलेट करना। अगर एसिडिक कंडीशन भी बहुत हो रही होगी तो वहां पे प्रेजेंट जो एंजाइम्स है उनके पीएच को वो अफेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी नहीं है कि जो हमेशा वेलफेयर के लिए हो। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हो गया बैक्टीरिया के अंदर तो वो उसी को हार्म कर देगा। और हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है जो उस एसिड को एक्युमुलेट कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म में एसिडिक कंडीशन बने। क्लियर? सेम वे में अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट आता है। ईस्ट में अगर आप फर्टिलाइजर जैसे इमेजिन करो कि वेसल है, इस वेसल में मीडियम है, ग्रेप्स ले लेते हैं हम लोग और अंगूर से बनता है अल्कोहल वगैरह, तो ग्रेप्स ले लिए या बार्ली ले लेते हैं, कुछ भी लिया है, मीडियम लिया, उसमें ईस्ट ग्रो कर रहा है। प्रोसेस तो नेचुरल हो रही है, बायोलॉजिकल, वो फर्मेंटेशन कर रहा है, इसलिए उस मीडियम में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है। उस अल्कोहल को हम प्योरीफाई करेंगे एंड देन वो जो आप देखते हो वो पैकेजिंग होती है उसकी। ठीक है? अब जस्ट 13% से ऊपर जाएगा तो वो ईस्ट उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। समझना? ठीक है? ईस्ट के लिए वो टॉक्सिक कंडीशन हो गया, दिस इज द टॉक्सिक मीडियम। इट मीन्स कि एक लेवल से ऊपर जाने पे ना एसिडिक कंडीशन उनके खुद के लिए अच्छी है ना अल्कोहलिक कंडीशन उनके लिए अच्छी है। ठीक है? वही लिखा है यहाँ पे। The process are hazardous, either acid or alcohol is produced. What is the net ATPs that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis. अब इसके लिए तुम पहले ये जान लो कि दोनों ही प्रोसेस में कोई एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, इसलिए एटीपी की सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुई? ग्लाइकोलिसिस में। फर्मेंटेशन के दोनों प्रोसेस में आगे जाकर न लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में आपको कोई एटीपी मिलने वाला है, न ही आपको अल्कोहलिक फॉर्मेशन में मिलेगा कोई। क्लियर है? When one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, पहले रिएक्शन देख लेते हैं उसके। अब ध्यान रखो अल्कोहल प्रोडक्शन वाला रिएक्शन 2 स्टेप है, बार बार हम बता रहे हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन 2 स्टेप प्रोसेस है, कार्बन 3 कार्बन से 2 कार्बन हो जाएगा, पायरुविक एसिड अल्कोहल बन जाएगा। कुछ रटना है? ठीक है? यहां तक आप देख चुके हो पायरुविक तक बनना, नेट आपका 2 एटीपी है एंड 2 NAD। अब बेटा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो, इस प्रोसेस की नीड क्या है? अगर एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ज्यादा एसिड है और वो हार्मफुल है, ज्यादा अल्कोहल है वो भी हार्मफुल है, एनर्जी कुछ मिल नहीं रही है, तो इस प्रोसेस को किया क्यों जा रहा है? जो भी हो रहा है वो तो ह्यूमन वेलफेयर से हमने यूज कर लिया, चीज बनाया हमने, योगर्ट बनाया, खाएंगे हम, माइक्रोब्स तो खा नहीं रहे, बियर बना रहे थे, हम नहीं पीते, जो पी रहे, ठीक है? तो ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए यूज कर रहा है, तो इनको क्यों जरूरत है इस प्रोसेस को करने? थोड़ा सा सोचो और बताओ। अगर इसका आंसर बताए ना तो मतलब बहुत सही डायरेक्शन में पढ़ाई चल रहा है। व्हाट इज द नीड?
नीड क्या है? चलो ये बताइए, व्हाट इज द नीड, क्या रिक्वायरमेंट? रिएक्शन में ही है, जो पहले आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी इस रिएक्शन में रिलेट कर पाओगे, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है वहीं पे नीड है, कुछ ऐसा चीज है जो रिजेनरेट होना चाहिए। बस आधे मिनट देंगे प्लीज से। हाँ, एनएडी, ठीक है, वो आप क्योंकि साइटोसोल से यूज कर रहे हो तो उसको आपको रीजनरेट नहीं करोगे तो ग्लाइकोलिसिस जो कि यूनिवर्सल प्रोसेस थी वो कंटिन्यूअस नहीं चल पाई। जैसे हमने आरयूबीपी को रीजनरेट किया था, पीईपी को रीजनरेट किया था, क्लियर, ताकि जो भी प्रोसेस चल रही है वो कंटिन्यू चले। अदरवाइज इसका लोड किस पे पड़ेगा? उस स्टेप पे जो एनएडी को सिंथेसाइज कर रहा है, उन प्रोसेसेस पे जहां पे एनएडी फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। तो इनका पर्पस, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इन पूरी प्रोसेस का पर्पस क्या है जब उनको एनर्जी नहीं मिल रही? पर्पस इज कि ग्लाइकोलिसिस से तो एनर्जी मिल रही है और उस ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए एनएडी प्लस चाहिए और उसको ये फ्री कर देंगे। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है क्या? कंपेयर टू एरोबिक यहाँ पे सिंथेसिस तो नहीं हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ क्या? कैसे? दिस इज द क्रूशियल स्टेप बेटा, जिसके लिए फर्मेंटेशन जरूरी है, उस बैक्टीरिया उस माइक्रोब्स के लिए, हमारे लिए तो बहुत काम करता है। बताओ लॉस ऑफ एनर्जी हुआ क्या कहीं? सोचो थोड़ा सा, एनएडी प्लस NADPH डॉट H को मैंने बताया, इट इज इक्वलेंट टू 3 ATP। अगर हम उसको ETS में ले जाए तो हमारे पास 3 ATP का इनडायरेक्ट लॉस हो गया। 3 ATP का इनडायरेक्ट लॉस हुआ क्योंकि कोई पर्पज ही नहीं रहा इस NADH का फॉर्मेशन, ATP के फॉर्म में। एक NADH डॉट H NADH2 is equivalent to 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP। अगर ये एरोबिक में चला जाता है तो हमें यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट लॉस। एक लाइन में लिखो इस चीज को, दिस इज द इनडायरेक्ट लॉस ऑफ 3 ATP। ATP हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, बट मैंने तुम्हें ऐसा बता दिया है कि NADH2 is equivalent to 3 ATP, और वो ATP आपको कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, क्लियर। FADH2 NADH2 को वहां हार्वेस्ट किया जाता है, उससे ATP निकालेंगे। FADH2 भी आपका नहीं बना है, वो क्रेब्स साइकिल में बन जाएगा, और इन सारे मॉलिक्यूल को लेके ये हाई एनर्जी वाले हैं। NAD प्लस रिड्यूस हुआ है, एनर्जी को, सॉरी चलो एनर्जी छोड़ो, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्रोटॉन को गेन किया, तो इनडायरेक्टली इसके अंदर एनर्जी भी आई गई ना, एनर्जी है इसके अंदर। ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एंड फाइनली ATP बनाना है। अब ये NADH2 तुम्हारा गया ही नहीं एरोबिक में, तो हमें इनडायरेक्टली लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल हो गया इस, अरे अरे ठीक है, द लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल, ये सब MCQ है, ठीक है। तो मेन पर्पस हमारा जो है इस प्रोसेस को करने का, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ व्हाट? NAD प्लस। कहाँ यूज होगा? रीजनरेट कहाँ होगा? फर्मेंटेशन में। यूज कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस में। समझ में आ रहा है सबको? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से एथेनॉल, एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, ये सब एस्टल्डिहाइड भी 2 कार्बन है बेटा, तो यहीं पे आपके 2 कार्बन आ जाते हैं, एथेनॉल बन रहा है, 2 कार्बन है, CO2 निकल गया, 2 CO2, आपके 2 मॉलिक्यूल आ रहे थे, 2 CO2 निकल गया, क्लियर है? ठीक है, और आपका रीजनरेशन हो गया NAD प्लस का, ताकि वो अवेलेबल। ये रिएक्शन देखो यहाँ पे बताया नहीं मैंने, पायरुविक एसिड से फर्स्ट स्टेप में जो आ रहा है एंजाइम आपका, ध्यान से देखो, रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, पायरुविक एसिड से CO2 को निकालना, एंजाइम
pyruvate decarboxylase, decarboxylation of pyruvic acid done by the pyruvate decarboxylase enzyme. Is it clear? क्लियर है? दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यहां से किसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ये ध्यान रखना, NADH का डिहाइड्रोजनेशन, मतलब NADH.H होगा, NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होगा और वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये एंजाइम आपका हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, फॉर्मेशन आपका क्या हो गया अल्कोहल का। तो पायरुविक एसिड से एल्डिहाइड कब बनता है, कब बनता है, रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में, कैल्विन साइकिल में यही हो रहा था, पीजीए से आपका आगे G3P बन रहा था, तो रिडक्शन में एल्डिहाइड बना एंड देन मैंने वहां पे बताया समय कि एल्डिहाइड को अगर आप फिर से रिड्यूस कर दोगे तो क्या बनता है अल्कोहल, और वही चीज हो गया, ठीक है, एसिड रिड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस अल्कोहल, पढ़ाया है सर ने ये सब, अभी नहीं पढ़ा दिया ना, तो बोला करो थोड़ा ना, मेरा मन ऐसे होने लगता है कि केमिस्ट्री भी पढ़ा, ठीक है, क्लियर है, हो गया, आगे बढ़े। एक आपके टू स्टेप प्रोसेस होगी, फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुआ जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस चली, सेकंड स्टेप में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा जिसमें से आप हाइड्रोजन आयन को निकालो, फिर दो एंजाइम टू स्टेप प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड टू अल्कोहल, अल्कोहल इज योर एथेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन का आपका एसिड था उससे CO2 निकलेगा तो 2 कार्बन के एसिड बचेगा, क्लियर। अब ये एनसीईआरटी की इमेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, कुछ इसमें दिया नहीं है, डायरेक्ट दिया है पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड एक स्टेप का, एंड ये एरो जो ब्रेक हुआ है वही आपका है एल्डिहाइड का बनना एंड देन इथेनॉल का बनना, तो दिस इज टू स्टेप प्रोसेस, दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, यहाँ पे CO2 निकलेगा, यहाँ CO2 नहीं निकलेगा, ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जो आपके मसल्स में चल रही है, एस्परजिलस कर रहा है या लैक्टोबैसिलस कर रहा है, तो अभी आप मसल्स लिख लो, यहाँ मसल्स में चलने वाली प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जो माइक्रोब्स के अंदर चलती, इज इट क्लियर, फास्ट लिखना, लैक्टिक एसिड वाला वन स्टेप प्रोसेस है उसको भी देख लो फिर जाओ, समझ में आया, ठीक है, मसल्स के साथ साथ यहीं पे लिख दो एस्परजिलस और लैक्टोबैसिलस, 2 एग्जांपल लिख लो, एस्परजिलस नाइजर फंजाई है एंड बैसिलस लैक्टोबैसिलस, इज इट क्लियर बेटा। पायरुविक एसिड के हमने 3 पाथवे देखते हैं जिसमें से 2 है फर्मेंटेशन वाला, एनारोबिक वाला, एनारोबिक वाले का मेन पर्पस ये है, देखो दोनों में आपको NAD प्लस फ्री मिल रहा है, क्लियर, NAD प्लस को फ्री करना मेन पर्पस इनका यही है, क्योंकि देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एनर्जी, नो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ATP मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, दिस इज ग्लाइकोलिसिस एंड एंजाइम आया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, इट मींस कि फिर से हमें क्या करना है, NAD प्लस बनाना है, मतलब हाइड्रोजन निकालना है, जो अल्कोहल सिंथेसिस में सेकंड स्टेप थी, सिर्फ वही वाला स्टेप यहाँ पे चाहिए, क्लियर है, एल्डिहाइड की बन रहा है, पायरुवेट से क्या बन गया लैक्टिक एसिड, और फिर एक स्टेप में क्या बनेगा एसिड बनेगा, पार्ट 2 स्टेप था इसमें एल्डिहाइड और एसिड बना, एल्डिहाइड और अल्कोहल बना, क्लियर, यहाँ पे अभी आपका सिर्फ एसिड ही है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, ठीक है, और ये एसिड फर्मेंटेशन है, नेम इंडिकेट कर रहा है, तो पायरुवेट से लैक्टेट का बनना, अगेन आपका पर्पस NAD प्लस को फ्री करना और ग्लाइकोलिसिस, इज इट क्लियर, कोई डाउट बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये ADP ATP ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी,
सेम स्टेप है, तो 10 स्टेप की प्रोसेस वाला ही है ये। इसके बाद हम देख रहे हैं इसके बाद कि फ्यूचर क्या होगा इसका। एंजाइम याद रखना है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन क्या हुआ है, 2 कार्बन पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन है, एंड 2 मॉलिक्यूल आपके लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन है। दैट्स व्हाई हियर नो लिबरेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस एंड NADH+ का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उससे H+ को निकाल लिया और वापस से NAD+ को बना दिया। क्लियर है? अब ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने तुम्हें बता दी। अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। ठीक है, आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है, जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए उसको सुनो ध्यान से। जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है किसका, अल्कोहल का, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होती है नेचुरल प्रोडक्शन। तो जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है बेटा, उसमें आपका वाइन और बियर बनता है। ठीक है, तो जो भी नेचुरली प्रोड्यूस होगा उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि उसका कंसेंट्रेशन हमेशा 13% अल्कोहल से नीचे होगा। तो बियर में अगर कभी नहीं देख लो, बियर का कंसेंट्रेशन, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पोर्शन है, ऐसा कुछ नहीं कि मैम यहाँ जीके दे रही, हमें पढ़ना है। उसमें 4% अल्कोहल होता है, क्लियर, 4% अल्कोहल होता है, 4% के रेंज पे, मतलब वो नेचुरल। तब तक इस आपका काउंट कर रहे हैं, वोडका, ब्रांडी, विस्की, ये सब जो होती है इनकी 40% के अबव होती है। क्लियर, वो 14% के अबव है, इट मीन्स कि उसको हम ईस्ट से तो नहीं फॉर्म करा रहे हैं। फॉर्म होने के बाद एक क्या होता है प्यूरिफिकेशन, कि वहां से आप अल्कोहल को हटाते जाओ। तो ये वेसल्स कैसे होते हैं, इनपुट आउटपुट, तो अल्कोहल निकाल लिया तो फिर से ये डाइल्यूट है। क्लियर, एक तो ये प्रोसेस है, और इसके बाद ईस्ट के अब्सेंस में उसको कर दो डिस्टिलेशन। जैसे जस्ट सपोज की कंसेंट्रेशन डाइल्यूट वाला, हमें अल्कोहल बढ़ाना है, इट मीन्स कि हम उससे वाटर निकाल लें, तो अल्कोहल बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन बढ़ गया, वही प्रोसेस होती है। इसको लगते हैं सालों, जिनके बिजनेस होते हैं बियर और ब्रांडी वगैरह के, वो कैसे होते हैं, दादा ने पीपे में लगा के गया तो पोता उसको सेल करता है। ये आपको पढ़ना है, 50 साल बाद, 60 साल, जितनी पुरानी होगी उतनी कॉस्टली होगी, ये सारी चीज माइक्रोब्स में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। अगर 30% टॉक्सिक है, तो what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? That is approximately 12%. Clear? 10 to 12%. दूसरा क्वेश्चन ना, मजा आ रहा है बहुत ब्रांडी की बात है। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्टेन? दैट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी से हम उसके अंदर का वाटर कंटेंट कम करते जाते हैं, या उसको, ये एक आपका हो गया इंडस्ट्रियल लेवल पे आप डिस्टिलेशन कर रहे हो। एक जो मैंने आपको बताया कि पीपे में डालते हैं, लकड़ी के पीपे यूज करते हैं, और वो सालों तक वैसे रहेगा, तो धीरे धीरे उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है एंड अल्कोहल कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर, तो डिस्टिलेशन से आपको हायर कंसेंट्रेशन वाली मिल रही है। चलो, ये आ गया एरोबिक की बात, जो हम लोग बाद में देखेंगे। एक चीज यहाँ पे अपने समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, जो इस 13% में टॉक्सिक बिहेवियर को शो करता है, जिसने उसको फॉर्म किया, जिसको बहुत समाज में हमारे बड़े मन से लेते हैं ड्रिंक करने को, जिसने उसको फॉर्म किया, उसके लिए वो टॉक्सिक है, और वो बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म, कम मैकेनिज्म, मतलब यूकैरियोट है लेकिन आपसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, और आप 14% अल्कोहल को लेके बड़े शौक से, तो बताना जो भी तुम्हारे सामने ले कि इसको बनाने वाला तो इसमें ग्रो ही नहीं कर पाता। तो हमारे शरीर और हमारे सेल के साथ आप क्या कर रहे हो, तो सिंपल सा लॉजिक, 12% तो इसलिए नहीं, जो उसको फॉर्म कर रहा है उसके लिए वो टॉक्सिक है। तो 13% जब आप क्या क्या है, एक तो नाम भी आप भूल जाती हूँ, विस्की, रम, स्कॉच, इन सब का होता है 44%, 40%। ठीक है, तो इस ज्यादा आपको पढ़ना है,
बट मैं ये भूल जाती हूँ कि कौन से हायर है, कौन से डिस्टिलेशन है और कौन से अरे अरे बस समराइज करने दो, फाटक भी जाना है। तो आपको मेन क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके प्रोसेस है पायरुवेट का ड्रॉपिंग फीचर देखा उसमें एनारोबिक वाला दोनों कंप्लीट हो गया है। लैक्टिक एसिड सिंगल स्टेप प्रोसेस है एंड अल्कोहल डबल स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप के प्रोसेस में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। पायरुविक एसिड 2 कार्बन है, अल्कोहल इथेनॉल 2 कार्बन है, इसमें वहां पे एक CO2 इवॉल्व होगा। लैक्टिक एसिड के केस में दोनों 3 कार्बन 3 कार्बन है, वहां CO2 इवॉल्व नहीं होगा। द पर्पस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, आपने अल्कोहल बनाया, उस ऑर्गेनिज्म को अल्कोहल नहीं चाहिए। पर्पस फॉर दैट ऑर्गेनिज्म इज द रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस मॉलिक्यूल। दिस इज द की क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये प्रोसेस उनके लिए क्यों हो रही है? ऑप्शन में आ जाएगा फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, योगर्ट प्रोडक्शन, ये वो सब। लेकिन NAD प्लस उनके लिए क्यों हुई? ताकि NAD प्लस हो, या NAD प्लस का नाम न लेके वहां पे लिखा होगा फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, इसका तो ग्लाइकोलिसिस में कोई यूज ही नहीं है, ये तो ग्लाइकोलिसिस के बाद था मैम, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, वही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो NAD प्लस आप फ्री कर रहे हो उसको आप ग्लाइकोलिसिस में रीयूज कर